नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये आपका चतुर्थ प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने वो 3 नहीं देखे हैं तो उनको आप अवश्य देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो जो भी फ्रेंड टीजीटी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी संस्कृत गंगा पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो दोस्तों, आप समझेंगे प्रश्नों की प्रकृति को। तो फ्रेंड्स, ये आपका 2004 का है, जिसमें टीजीटी के किस तरीके के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? आपको बताना है वर्णों की संख्या। तो कितनी है दोस्तों? 46 है। ठीक है, कितनी है? 46। नेक्स्ट है आपका यड़ संधि। तो संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को। किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को दोस्तों संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। यड़ संधि आती है आपके स्वर संधि के अंदर, और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। अब इसमें पूछा है कि यड़ संधि होगी कब होगी भैया? जब होगी जब ई जमा अ बन जाएगा, तब आपकी यड़ संधि होगी। तीसरा प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो होगा। तो क्या होगा दोस्तों? अ के बाद में ए आता है तो आपका बड़ी ए बन जाता है, बी ऑप्शन। चौथा प्रश्न है आपका, स्वर संधि में अय होगा। स्वर संधि किसे कहते हैं? जो किसी की भी सहायता नहीं लेते, परतंत्र होती हैं। जो वर्ड किसी की सहायता न ले वो आपकी स्वर संधि होती है। ठीक है, तो इसमें अय कब होगा? अय होता है ए जमा अ। ठीक है, ए जमा अय, और ये अयादि संधि के अंदर आता है। ठीक है, अयादि के एचो अय वाया वह। नेक्स्ट है आपका हल संधि। हल संधि में विकार होता है, तो किसका होता है? व्यंजन का। हल मतलब व्यंजन। नेक्स्ट है आपका छठवां प्रश्न है, गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा। गंगोदकम, गंगा जमा उदकम, यानी कि इसमें गुण संधि हुई है, और गुण संधि का सूत्र है आद गुण। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा जमा उदकम। 7वां प्रश्न है आपका, कस्मिंश्चित् संधि विच्छेद है। तो कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद होगा कस्मिन जमा चित, तो कस्मिंश्चित् बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वां, झलाम झस। झलाम जस झसी के अनुसार संधि रूप है, तो क्या होगा? झलाम जस के अनुसार संधि जो होगी वो होगी आपकी योद्धम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, यशस्कम का संधि विच्छेद है। यशस्कम, तो इसका होगा यशः जमा कम, तो ये हो जाएगा आपका यशकम। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, तत्सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप होगा। षष्ठी का, तेन तस्मिन तस्य तस्मै, तो ये होगा आपका तस्य। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 11वां है, त्वत् के सर्वनाम का रूप है। तो दोस्तों, त्वत् जो है युष्मद का रूप है। आपको दोस्तों धातु रूपों को अच्छे से पढ़ना है। धातु रूप आपके शब्द रूप ये आपके नंबर दिलाएंगे। परीक्षा में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप धातु रूप और शब्द रूपों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है, मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? मह्यम, तो मह्यम दोस्तों आपका अश्मद का रूप है। किसका है? अश्मद का। 13वां क्वेश्चन है, एकोन सप्तति। एकोन सप्तति, देखो सप्तति माने होता है 70, और एकोन माने होता है 1, न माने नहीं। अगर 70 में 1 न हो तो क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा आपका 69, डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 14वां है नवाशी का संस्कृत रूप होगा नवति, नवनवति, एकोननवति, षडशीति। देखो एकोननवति या 90, न माने नहीं, कितना एक, अगर एक नहीं होगा तो क्या होगा आपका 89 बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका एकोननवति सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 15वां, द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? तो भैया द्विवचन के रूप जो हैं द्विवचन में ही हो सकते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ पर आते हैं? तो उपसर्ग धातु के पहले आते हैं, कितने कहाँ पर आते हैं? पहले, और पीछे क्या आते हैं आपके? प्रत्यय आते हैं। अगला प्रश्न है आपका उच्चई, 17वां है उच्चई का स्वरूप है। उच्चई का स्वरूप क्या है? अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम। तो ये आपके क्या है? अव्यय। प्रत्यय पीछे लगते हैं, अभी बताया था, उपसर्ग पहले लगते हैं, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट 18वां, संस्कृत में कितने लकार हैं? तो दोस्तों देखो संस्कृत में आपके 10 लकार हैं, और 10 पे आपका कौन सा है? श है, शलजम वाला, ये भी याद रखनी है आपको, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य, तो सामान्य भविष्य की बात चल रही है, तो आपका लट लकार प्रयोग होता है, सी ऑप्शन। 20वां प्रश्न है प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। ये आपके 3 क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। 21वां प्रश्न है भद्रम भूयात् भवत का अर्थ होगा। भद्रम भूयात् का अर्थ क्या होगा? आपका भला हो। तो देखो भद्रम भूयाद् भवत, आपका भला हो, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है एका क्रिया द्विअर्थकरी प्रसिद्धा का अर्थ है। एक बार काम करना काफ़ी है। डी एक पंथ दो काज, एका एक क्रिया, द्विअर्थकरी प्रसिद्धा, एक पंथ दो काज, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न है डंडा सबको ठीक करता है। डंडा सबको ठीक करता है, इसका आपको संस्कृत रूप पूछा है। तो फ्रेंड्स आपको संस्कृत में अनुवाद आएंगे तभी आप सही से कर पाएंगे। तो इसका होगा दंडः शास्ति शर्वः प्रजः, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 24वां प्रश्न है द्रस धातु का लट लकार। देखो अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आंसर अच्छे से देख पाएंगे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, यानी कि भविष्यत काल, तो आपका होगा द्रक्ष्यति। क्या होगा? द्रक्ष्यति, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन में चलते हैं, भवामि, भवावह, भवामह, तो आपका भवामि होगा, ए ऑप्शन। 26वां है तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा कवि का। कवि का होगा दोस्तों कविना। क्या होगा? कविना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मालायाम किस विभक्ति का रूप है? तो मालायाम किस विभक्ति का रूप है? ये आपका सप्तमी विभक्ति का रूप है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 28वां नदी। नदी ह किस विभक्ति का रूप है? देखो इसे ह की संज्ञा दी गई है विसर्ग को। नदी ह किस विभक्ति का रूप है? तो ये है आपका द्वितीय विभक्ति का रूप है, बी। 29वां है द्वितीय विभक्ति में दधी का रूप होगा। तो दधी का रूप होगा दधीनी। क्या होगा? दधीनी, डी ऑप्शन। 30वां है मधुनी। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? तो मधुनी दोस्तों आपके द्वितीय विभक्ति का रूप है। 31वां है येनांग विकार सूत्र है। येनांग विकार, तो जिस अंग में विकार होता है वहां पर दोस्तों करण कारक होता है, तृतीय विभक्ति, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 यानी 32वां है अभितः के योग में विभक्ति होती है। अभितः, परितः, शम्या, निक्षः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 33वां है अंतरांतरे, अंतरांतरेण युक्ते सूत्र है। तो ये किस में आता है? आपका कर्म कारक के अंदर आता है। 34वां है चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब अनादर अर्थ द्योतित हो। अनादर अर्थ द्योतित हो, यानी कि ए ऑप्शन।
35वां है व्याघ्रः चर्मणि द्विपिनम हंति, वाक्य में चर्मणि है। तो चर्मणि क्या है? आपकी सप्तमी विभक्ति। फ्रेंड्स, आप प्रश्नों की प्रकृति को अच्छे से समझिए और आप आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे, अच्छे से आपकी तैयारी होगी। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि संस्कृत को हमें आगे बढ़ाना है और आप लोगों का सहयोग रहा तो फ्रेंड्स हर घर में संस्कृत ही भाषा होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग संस्कृत को जितना हो इससे शेयर करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है 36वां, स्पृहा के योग में विभक्ति होती है। स्पृहा, तो स्पृहा के योग में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति होती है। 37वां है समास जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। देखो, उत्तर पद की प्रधानता होती है आपके तत्पुरुष समास में, जिसमें कारकों का प्रयोग होता है या विभक्ति का प्रयोग होता है, वो आपके तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में क्या होता है? आपका च का लोप होता है। इसमें ये बात आपको याद होनी चाहिए। 38वां है विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है, तो विष्णु का होगा अनुविष्णु। क्या होगा? अनुविष्णु। 39वां है स हरि में समास है, तो स, देखो स पहले लग गया है, हरि में समास है, ये आपका अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तीसरे के बारे में बताया जाता है। जितने भी भगवान हैं वो सभी आपके बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। तत्पुरुष समास में कारक आते हैं, विभक्ति आती हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, माता और पिता, तो इसमें च लग जाएगा। तो इस प्रकार इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न है चौर भयम में समास है, तो इसमें क्या है? चोर से डर, यानी कि चोर जो है डर से भाग गया, तो वहाँ पे अलग होने में पंचमी तत्पुरुष, चोर से अलग पंचमी तत्पुरुष। 41वां है चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपदारु जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास है, यूपदारु। अगला है समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास कौन सा होगा? तो दोस्तों सबको पता होगा द्विगु समास होगा। द्विगु समास में जो है संख्यावाचक होता है प्रथम जो है, ठीक है। 43वां है शशि शेखर में समास है, तो शशि शेखर में बहुब्रीहि समास है, ए ऑप्शन। राम यानी कि 44वां है राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा रामाणाम। क्या होगा? रामाणाम सी। अगला है 45वां साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो क्या होगा? साधौ। क्या होगा दोस्तों? साधौ। 46वां है धेनवः किस विभक्ति का रूप है? तो धेनव आपका प्रथमा विभक्ति का रूप है, ए ऑप्शन। 47वां है छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं, तो छोटी से छोटी जो व्यक्त ध्वनि होती है उसे कहेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड बोलते हैं छोटी से छोटी ध्वनि को। अगला प्रश्न है आपका 48वां कुल स्वर कितने हैं? दोस्तों देखो, कुल स्वर जहाँ पूछे जाएं तो वहाँ 13 मारने हैं आपको। मूल स्वर पूछे जाएं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। 49वां है वाक्य में संधि करना अथवा न करना क्या होता है? ऐच्छिक होता है, ए ऑप्शन। 50वां है धातु और उपसर्ग में संधि करना अनिवार्य है। धातु और उपसर्ग में संधि करना क्या है? अनिवार्य है, बी। धातुओं की संख्या लगभग दोस्तों 2000 है। उपसर्ग जो है आपके शब्द के पहले लगाए जाते हैं और ये 2000 धातुएं 10 गणों में विभक्त हैं। अगर आप पर रूप याद नहीं हो रहे हैं तो एक वीडियो बनाई रखी है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप लोग अपने धातु रूपों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो धातु रूप लगभग 2000 हैं जो 10 गणों में विभक्त हैं। 51वां प्रश्न है द्रक्ष्यति किस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप होगा? तो द्रक्ष्यति होगा आपका दृश का, सी ऑप्शन। अगला है 52वां नम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। देखो, नम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, तो ये होगा नश्यामी। क्या होगा? नश्यामी, सी ऑप्शन। 53वां है द्वि शब्द के रूप कौन कौन लिंग में होते हैं?
तो द्वि के दोस्तों देखो पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं, नपुंसक लिंग में भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों लिंगों में डी ऑप्शन। 54वां प्रश्न है, संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? 10,000 को तो क्या कहेंगे? आयुतम। क्या बोलेंगे? आयुतम। लक्षम को क्या बोलते हैं? लाख। ठीक है, और आयुतम को क्या बोलेंगे? 10,000। 55वां है, मेनाक किसका पुत्र है? मेनाक इंद्र का है, समुद्र का है, दैत्य का है, हिमालय का। तो मेनाक का संबंध दोस्तों हिमालय से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56वां प्रश्न है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन ... कई। तो यहाँ पर आएगा कई के पास में नीचई, आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है, विभातिकायः करुणाकुलानां रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आएगा विभातिकाय के बाद में आपका परोपकारेण न चंदनेन, परोपकारेण न चंदनेन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये परहितम स्वार्थाय निधनतिम। नीति शतकम के अनुसार वे लोग होते हैं, तो ये लोग कैसे होते हैं? मानुष राक्षस। नीति शतकम किसने लिखी है? भर्तहरि ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा नीति शतकम को? भर्तहरि ने। अगला है आपका नाश्योद्यमशमोह खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो यहाँ पर आएगा आपका बंधु। क्या आएगा? बंधु, डी ऑप्शन। 60वां है, पर्वत के पंख किसने काटे थे? बताइए, पर्वत के पंख। तो दोस्तों देखिए, पर्वत के जो पंख हैं वो इंद्र ने काटे थे। किसने काटे थे? इंद्र ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 61वां, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो सबको पता होगा दोस्तों, कौस्तुभ मणि से। किससे? कौस्तुभ मणि से प्राप्त किया है। अगला है, लक्ष्मी पाताल गुहे व ... है। तो ये क्या है आपकी? तमो बहुला। तमो बहुला जो है, बी ऑप्शन। अगला है 63वां, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति। तो ये क्या होगा आपका? अनुग्रहम, ए ऑप्शन होगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो लक्ष्मी की जहाँ भी आपको बात की गई है, ये आपकी किस में की गई है? जो आपकी बाणभट्ट द्वारा रचित है कादम्बरी, और कादम्बरी का जो द्वितीय भाग है वो शुकनासोपदेश। तो इसमें जो है ये वर्णन किया गया लक्ष्मी का, जिसमें दोस्तों मंत्री ने राजा को उपदेश दिया है, और राजा जो है तारापीड़ का जो पुत्र है चंद्रापीड़, उसको जो है ये इसके बारे में, राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका 64वां है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो सिद्धादेश कौन सा होता है? आरूढ़ प्रतापः, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? तो लक्ष्मी साधुभाव की वध्यशाला है। क्या है? वध्यशाला, डी। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं। तो उत्तर रामचरितम के रचयिता आपके कौन हैं? भवभूति। भारवी कौन है आपके? किरातार्जुनीयम के। भर्तहरि नीति शतकम के हैं। ठीक है, अगला है अमर सिंधु हैं। तो अमर सिंधु क्या है? ये भैया गंगा है। क्या है? अमर सिंधु, गंगा। 68वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस है। तो उत्तर रामचरितम में करुण रस का प्रयोग किया गया है। जो उत्तर रामचरितम किसने लिखी है? भवभूति ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है उत्तर रामचरितम? भवभूति ने। नेक्स्ट है शिवराज विजयम में किस श्रेणी का काव्य है? तो शिवराज जो है विजयम, ये ऐतिहासिक उपन्यास है जो दोस्तों अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। 70वां क्वेश्चन है आपका, मेघदूतम में धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपाता है। तो मेघदूतम में धूम ज्योति क्या है? ये आपका ये मेघ है। मेघदूतम लिखा किसने है? कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने मेघदूत को लिखा है। नेक्स्ट है 71वां, प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेषु होते हैं। तो ये प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेषु कौन होते हैं? कामार्ता, कामी पुरुष, डी। 72वां है, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? तो ये है मानसरोवर। राजहंस कहाँ पे जाने को उत्सुक है?
मानसरोवर याद रखना, मानसरोवर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शिवराज विजयम का विभाजन हुआ है, शिवराज विजय का विभाजन किस में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके निश्वास में। किस में हुआ है? निश्वास में, ए ऑप्शन। अगला है, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है, तो ये उरग से की गई है। उरग से किसकी तुलना की गई है? दुर्योधन से। किसने लिखा है किरातार्जुनीयम को? भारवी ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, तो गौतमी दोस्तों तपोवन की अध्यक्षता है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और ये कालिदास ने लिखा है, कालिदास का प्रिय नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 76, उत्तररामचरितम के तृतीय अंक का घटना स्थल है, तो घटना स्थल क्या है आपका? पंचवटी। फ्रेंड्स जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगा करे, जो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत उसे अपने नोट्स में लिख लिया करो। ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग दोस्तों अपने विचार ज़रूर अपने व्यक्त किया करें, जिससे फ्रेंड्स जो भी आपको कमी लगती है वो आपको जो है दूर की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। 77 है, सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी हैं। दोषी कौन है इसमें? राजा। अगला है 78, किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में आता है, तो किस वेश में जाता है? सबको पता होगी, ब्रह्मचारी के वेश में जाते हैं गुप्तचर जो है। अगला है, शुकनाशोपदेश कादंबरी का अंश है, उसके रचयिता हैं कौन है? इसके रचयिता बाणभट्ट हैं, सबको पता है। अगला है 80वां, कैलाश पर्वत पर कौन सी नगरी बसी है, तो कैलाश पर्वत पर दोस्तों अलकापुरी बसी है। कौन सी है? अलकापुरी है। पाटलिपुत्र, द्वारिकापुरी, उज्जैनी ये नहीं है, अलकापुरी बसी हुई है। अगला प्रश्न है आपका 81, राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते थे जब उनके पास में अंगूठी होती। अगर वो अंगूठी को देख लेते तो राजा दुष्यंत तुरंत शकुंतला को पहचान जाते। नेक्स्ट है आपका 82वां, शिवराज विजयम के कथानक के प्रारंभ का काल होता है। सबको पता होगा, प्रातः काल से शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ होता है। 83 है, सुलभ कोपो महर्षि हैं। सुलभ कोपो दुर्वासा ऋषि हैं दोस्तों। जल्दी क्रोधित होने वाले कौन हैं? दुर्वासा ऋषि। नेक्स्ट है 84वां, विषयों की आसक्ति मनुष्य को, देखो जो विषयों में आसक्त होगा मनुष्य वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। 85वां है, सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया, तो ये मिला दिया था महमूद गजनवी ने। और आप कमेंट में बताना कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है आपका, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी, तो दोस्तों देखिए ऋषि वशिष्ठ की पत्नी जो थी वो आपकी अरुंधति थी। कौन थी? अरुंधति जो थी वो थी आपकी ऋषि वशिष्ठ की पत्नी। और अदिति जो थी ये कश्यप की पत्नी थी। और लोपामुद्रा आपकी अगस्त्य की पत्नी थी। और मेनका जो थी ये उड़ियू नाम के गंधर्व राजा की पत्नी थी। तो प्रश्न है आपका, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? अरुंधति। ठीक है, इनको भी आप नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है, तो सोमनाथ तीर्थ का देवता जो है वो महादेव हैं। महादेव ने सोमनाथ तीर्थ का देवता कहा जाता है। 88वां प्रश्न है, शकुंतला को विदाई का संदेश दिया किसने? कर्ण ने दिया था। किसने दिया था? कर्ण ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, ज्ञान से, अहंकार से, पराक्रम से। जहाँ भी सूरवीर की बात चल रही हो तो सूरवीर दोस्तों पराक्रम से ही अपना प्रभाव प्रकट कर सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90वां, नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानी है, तो पूर्व तपसा खलु संचितानी क्या है? भाग्यानी। क्या है? भाग्यानी। अगला है, द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौट आया, तो द्वैत वन में गुप्तचर जो है युधिष्ठिर के पास लौट आया। किसके? युधिष्ठिर के पास, बी ऑप्शन।
अगला है 92, राज विष विकारन तंद्रा प्रदा है। तो ये क्या है? राज विष विकार, राज के विष का विकार करने वाली जो है वो कौन है? राजलक्ष्मी। जिसको राजलक्ष्मी का घमंड हो गया वो राज विष विकार तंद्रा प्रदा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रवृत्तिशारः, प्रवृत्तिशारा खलु माद्रशाम गिरि। यहाँ माद्रशाम तात्पर्य किससे है? तो माद्रशाम का जो तात्पर्य है वो गुप्तचर से है। किससे है? गुप्तचर से। ये किरातार्जुनीयम से है। ठीक है, अगला है 94वां, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो दोस्तों देखिए, यक्ष का 8 महीने का समय बीत चुका है। इन्हें जो शाप लगा था वो 1 वर्ष का लगा था। ये भी बात आपको नोट करनी है। यानी 12 महीने का, 12 महीने में से 8 महीने उनके बीत चुके हैं। 95वां प्रश्न है, इत्याख्याते पवन तनियम मैथिलीवोन्मुखी सा। यहाँ सा से तात्पर्य क्या है? तो सा का मतलब होता है यक्षिणी। क्या है? यक्षिणी, सी ऑप्शन। अगला है, सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल के बाद में देखती हैं? बताओ दोस्तों, सीता जी राम को कितने वर्षों के बाद देखती हैं? तो ये देखती हैं 12 वर्षों के बाद। कितने? 12, डी ऑप्शन। 97वां है, धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। तो धन जीतकर युधिष्ठिर को देते थे अर्जुन। और ये बात कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 98, यक्ष को शाप दिया था। तो यक्ष को शाप किसने दिया था? कुबेर ने दिया था। किसने दिया था? कुबेर ने। ये मेघदूत से लिया गया है। ठीक है, महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बना लिया? तो महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके गजनी को अपनी राजधानी बना लिया। ए ऑप्शन, गजनी। 100वां प्रश्न है, शिवराज विजयम में कान्यकुब्ज के राजा थे। कान्यकुब्ज के राजा कौन थे? जयचंद। कौन थे दोस्तों? डी ऑप्शन है। जयचंद जो थे ये शिवराज विजयम के जो है राजा थे, कान्यकुब्ज के। 101 है, उत्तर रामचरित में सीता की सखी कौन है? लोपामुद्रा, अरुंधति, तमसा और मुरला। देखो तमसा मुरला तो आपको पता ही है कौन है, आप बताना कमेंट में। लोपामुद्रा, अरुंधति ये तो है नहीं। इनकी सहेली जो है वासंती है, बी ऑप्शन। 102 है, बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो बाणभट्ट ने जो काव्य में रचना की थी वो थी इनकी रीति पांचाली। कौन सी थी? पांचाली। 103 है, तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? भीरू, सूरवीर। देखो तेजस्वी, जहाँ भी पराक्रम की, तेजस्वी की बात चल रही हो तो आंख बंद करके लगा देना, सूरवीर या पराक्रम। अगला है 104, मम विरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणिष्यति। यहाँ मम से क्या तात्पर्य है? मम से दोस्तों कण्व के लिए तात्पर्य है ये ए। अगला है 105, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? सबको पता होगा दोस्तों, अधिक बताने की जरूरत भी नहीं है। नाटक है ये। ठीक है, क्या है? नाटक। और किसने लिखा है? ये कालिदास ने लिखा है। प्रिय नाटक है कालिदास का। अगला प्रश्न है आपका 106, उत्कुपित लोचना एव तेजस्विनी नेचन्ते। ऐसा आचरण करते हैं। कौन करते हैं? जो लक्ष्मी से प्रभावित राजा होते हैं वो ऐसा आचरण करते हैं। उत्कुपित लोचना एव तेजस्विनो नेचन्ते। जो लक्ष्मी से प्रभावित होते हैं वे ऐसा आचरण करते हैं। अगला है 107, विद्याविहीनः। विद्याविहीन कौन होता है? पशु। जिसके पास में विद्या नहीं है वो पशु के समान है। 108 है, विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः। यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? तो यह है आपका किरातार्जुनीयम से। किससे है? किरातार्जुनीयम से है। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। किरातार्जुनीयम भारवी ने। उत्तर रामचरितम भवभूति ने। शिवराज विजयम आपकी अंबिका दत्त व्यास ने। 109 है, मुनि अगस्त्य की पत्नी है। देखो अभी बताया था, मुनि अगस्त्य की पत्नी है लोपामुद्रा। कौन है? लोपामुद्रा। अगला है 110, चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। तो देखिए चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश कौन देता है? ये शुकनास देते हैं। और
और सुकनास एक मंत्री हैं, और ये तारापीड़ ये चंद्रापीड़ के पिताजी हैं। तो चंद्रापीड़ किसके हैं? ये तारापीड़ के हैं। तो तारापीड़ का पुत्र कौन है? चंद्रापीड़। सुकनास कौन है? मंत्री हैं। अगला है पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा। पति, तो पति का होगा पत्ये। क्या होगा? पत्ये। और दोस्तों देखिए, रूप आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। एक बार नहीं याद हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार, जब तक याद नहीं हो तब तक करते रहिए। और अगर रूप याद नहीं हो रहे हैं तो आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट से जा कर के आसानी से रूपों को ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखना। अगला प्रश्न है आपका 112, सुधियम किस विभक्ति का रूप है? सुधियम, तो सुधियम आपका द्वितीय विभक्ति का रूप है। अगला है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो समास दोस्तों 2 पदों में होता है। किस में होता है? 2 पदों में समास होता है। इसमें पूछा है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि है। चक्र जिसके हाथ में है वो कौन है? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 114, अव्ययभाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें नपुंसक लिंग होता है अव्ययभाव समास में। कौन सा होता है? नपुंसक लिंग ए। अगला है 115 है आपका 115वां प्रश्न है प्रत्यक्षम में समास है। प्रत्यक्षम, तो प्रत्यक्षम में आपके अव्ययभाव समास है। कौन सा है? अव्ययभाव समास बी। 116 है रिते के योग में विभक्ति होती है। तो रिते के योग में जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। अगला है कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? तो वाच्य कितने होते हैं आपके? 3। कर्त, कर्म, भाव। इसमें पूछा है कर्मवाच्य क्रिया कर्ता के किस विभक्ति में आता है? तो ये तृतीय विभक्ति के अंदर आता है, बी ऑप्शन। अगला है 18वां, क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है। तो क्रोध के योग में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? आपका चतुर्थी का, क्रुद्ध के योग में। 119वां है उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या है आपका? अव्यय है। क्या है उपसर्ग? अव्यय, डी। और दोस्तों देखो, टीजीटी की परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा रचित आपकी संस्कृत व्याकरण से ही आते हैं। इसलिए आप इसके अलावा कोई दूसरी पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है व्याकरण के लिए, क्योंकि इसकी हुबरू वही लाइनें आती हैं जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक में दी गई हैं। आपको इसका ही अध्ययन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यय आपको पता है कि शब्द के बाद जुड़ते हैं, तो ये तद्धति प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ए ऑप्शन। अगला है कर्तवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? कर्म, ये द्वितीय विभक्ति के अंदर आता है। किसके? द्वितीय के। 122वां प्रश्न है, नारी भी आभूषणानि धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन होगा। तो ये होगा नार्यः आभूषणानि धारयन्ति। नार्यः आभूषणानि धारयन्ति, डी ऑप्शन। अगला है 123वां, रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। तो ये होगा रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, यानी कि इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 124, भवान घटान डॉट डॉट भर दो के लिए संस्कृत पद होगा। तो ये होगा भवान घटान पूर्यतु। आप घड़े को भर दीजिए पूरा, पूर्यतु, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका 125वां, जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे कहते हैं? तो उसे कहेंगे कर्म वाच्य। तो ये थी दोस्तों आपकी 125 प्रश्नों की श्रृंखला, और आप समझ गए होंगे कि प्रश्नों की प्रकृति इस तरीके से आयोग द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग जो हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मत सोचो कि सीट कम है। आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अपने आदर्श कैरियर क्लासेज को, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, जितना हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों,
और शेयर ज़रूर करना, जिससे हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, जो लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी तैयारी करें। और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि आपके कमेंट से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और कल आपको एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हिंद, नमो नमः संस्कृत मित्राणी।